नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति सिंह। इस वक्त की अहम खबरों के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले बात कोविड महामारी से बचाव की। कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहनें, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही हाथों को बार बार धोएं। और अब शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। आयकर विभाग की टीम ने गुरुवार रात एमजी रोड स्थित बोलिया टावर में स्थित इलेक्ट्रिक्स शोरूम पर छापा मारा। टीम को यह बड़ी अनियमितता की शिकायत मिली थी, जिसके बाद टीम यहां पहुंची और जांच पड़ताल कर दस्तावेजों को खंगाल रही है। गुरुवार शाम से शुरू हुई कार्रवाई देर रात तक जारी रही, जिसमें करोड़ों की कर चोरी और अनियमित आय का मामला पकड़े जाने की उम्मीद है। इंदौर से अनिल चौधरी की रिपोर्ट। इंदौर के खुड़ैल थाना क्षेत्र के मोहड़िया फॉल में हादसा। पिकनिक मनाने गए कॉलेज के 2 छात्रों को फॉल में डूबने से हुई मौत। मौके पर खुड़ैल थाना का पुलिस बल और डीईआरएफ को मौजूद। लापता एक छात्र को खोजने का काम जारी। इस हादसे में कॉलेज के 20 वर्षीय छात्र वीरेंद्र पंवार निवासी टिकरिया बादशाह की मौत हो गई है, जबकि उसका साथी सीधी निवासी हर्ष गुप्ता अभी भी लापता है। शुक्रवार दोपहर में इंदौर के सांसद शंकर लालवानी की मौजूदगी में कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। उक्त आयोजन में इंदौर शहर के कपड़ा उद्योग के कई उद्योगपति शामिल हुए, तो वहीं देश के विभिन्न राज्यों के बड़े बड़े शहर जैसे दिल्ली, मुंबई, हरियाणा, चंडीगढ़, गुजरात, राजस्थान सहित तमाम स्थानों से बड़ी संख्या में कपड़ा मिलों से संबंधित लोग उपस्थित हुए। आयोजन के दौरान ऑल इंडिया टेक्सटाइल एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक वेदा ने बताया कि वर्ष में एक बार उक्त बैठक एसोसिएशन के लोगों द्वारा रखी जाती है, जिसमें कपड़ा उद्योग से संबंधित तमाम तरह की परेशानियां और इस उद्योग को तरक्की कैसे दी जाए, इसको लेकर चर्चा होती है। वहीं अशोक जुनेजा ने बताया कि इंदौर शहर कपड़ा उद्योग की पहचान था, उस पहचान को बरकरार रखने के उद्देश्य से इस तरह की कॉन्फ्रेंस रखी जाती है। वहीं वस्त्र उद्योग के प्रमुख वीपी गुप्ता ने भी इस उद्योग को बढ़ाने के लिए कॉन्फ्रेंस होने की बात कही। इसका आयोजन टेक्सटाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया मध्य प्रदेश यूनिट की तरफ से है। मैं इस संस्था के 30,000 मेंबर है, मैं उसका राष्ट्रीय वाइस चेयरमैन हूँ। यह एक प्रकार का कॉन्फ्रेंस, हिंदी में कहें तो संवाद मंच है, जिसमें विभिन्न विषयों पर टेक्सटाइल के डेवलपमेंट पे, क्योंकि टेक्सटाइल सेकंड लार्जेस्ट यूनिट है, मोर टेक्सटाइल मोर एम्प्लॉयमेंट, एग्रीकल्चर के बाद सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाली एकमात्र इंडस्ट्रीज है और मध्य प्रदेश में इसका काफ़ी विकास हुआ है। मंडीदीप से लेकर नागपुर बॉर्डर तक टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का जाल वर्तमान सरकार ने बिछा दिया है और करीब 5,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कोरोना काल में हुआ है। इसमें वर्धमान, सागर, महिमा, मधुमिलन, आपका नाहर, ओसवाल, ये सब एक्सपांशन कर रहे हैं और रोज़गार देने में काफ़ी मदद कर रहे हैं। और आपको जानकर खुशी होगी कि वर्ल्ड क्लास की कपड़ा मिलें हैं, टाइडेंट है, वर्धमान है और वर्ल्ड क्लास के परचेजर वॉलमार्ट है, ये सब अब मध्य प्रदेश में आने लगे हैं। बहुत अधिक जल्दी बुद्धि शूटिंग के नाम से मध्य प्रदेश की ट्रेड पहचान होगी, जैसे एक समय में ग्वालियर। ऐसा है कि मैं टेक्सटाइल एसोसिएशन इंडिया का अध्यक्ष हूँ और ये एसोसिएशन जो है पिछले 81 ईयर से कार्य मतलब उसमें है। 1939 में ये एस्टेब्लिश हुई थी और हम पिछले 75 ईयर से, ये 76th ईयर है, विदाउट फेल एवरी ईयर हम ये कॉन्फ्रेंस करते हैं। और कॉन्फ्रेंस करने का पर्पज़ ये होता है कि हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जो टेक्सटाइल प्रोफेशनल के लिए, जो नई टेक्नोलॉजी, नई इनोवेशन जो भी होता है वो सब टेक्सटाइल
जिसको जो मिल्स के अंदर काम करते हैं उनको उसकी नॉलेज दी जाए, जिससे क्या होता है क्योंकि इस पूरा जो इस टाइम का जो मार्केट है बहुत कम्पिटिटिव है, जिसकी वजह से आज की तारीख में हमको कम्पिटिटिव नहीं बनेंगे, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे वो क्वालिटी हो, चाहे वो कॉस्ट हो, तो उसके बिना हमारा मार्केट में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। तो हम नई टेक्नोलॉजी को, नई इनोवेशंस को, नई कैसे डिजिटलाइजेशन से कैसे प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, कैसे एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं, ये सब बातें इस प्लेटफॉर्म के ऊपर हम टेक्सटाइल प्रोफेशनल को बताते हैं उसके बारे में। बस वही सोच करके कि इतना पुराना मतलब समय में जो टेक्सटाइल का हब था इंदौर, उसमें ही जान फूंकने की वजह से हमने देश के पूरे इंडस्ट्रियलिस्ट, टेक्नोक्रेट्स और टेक्नीशियंस सबको आमंत्रित किया है इस कॉन्फ्रेंस में कि आप लोग अपने विचार रखें कि किस तरह से इंदौर में और एमपी में अपना टेक्सटाइल का पुनर्निर्माण, पुनर्जीवित ये चीज़ हो सके। तो हमारी अध्यक्षता शंकर लालवानी जी करेंगे ही, और काफ़ी एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं, और टेक्सटाइल के तो सारे ही काफ़ी लोग चंडीगढ़, गोवा, दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, तो कोयम्बटूर, वहाँ से आकर के जो भी यहाँ पर आपस के विचार रखे जाएंगे वो उनकी समरी बना करके हम अपना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी देंगे, ताकि उससे उन लोगों को भी हेल्प मिल सकेगी कि हम इंदौर में और एमपी के लिए क्या चाहते हैं। दरअसल पूरा मामला भंवरकुआं थाने का है, जहां पदस्थ आरक्षक राहुल और एक अन्य द्वारा सोमवार को एक बस को जब्त कर थाने लेकर पहुंचे थे। वहां बस के ड्राइवर और कंडक्टर के आरक्षक राहुल और एक अन्य आरक्षक द्वारा बस छोड़ने के एवज में 20,000 रुपए की मांग की गई। वहीं बस मालिक राम कुमार ने पूरे मामले की शिकायत लोकायुक्त में की गई, जिस पर लोकायुक्त द्वारा आरक्षक को पकड़ने के लिए जाल बिछाकर उसे रंगे हाथ पकड़ने के लिए भंवरकुआं थाने की चक्कर लगाती रही। दोनों आरक्षक द्वारा शंका होने पर अपना मोबाइल बंद कर वहां से भाग निकले, जिस पर आज लोकायुक्त द्वारा दोनों आरक्षक राहुल और एक अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया गया है, और उसके निलंबित करने के लिए लोकायुक्त पुलिस द्वारा थाने में एक पत्र भी लिखा गया, जिस पर लोकायुक्त द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत केस दर्ज कर दोनों आरक्षक की तलाशी शुरू कर दी है। इंदौर से अनिल चौधरी की रिपोर्ट। दिनांक 1 मार्च 2021 को सुबह 6-6:30 बजे 3 इमली चौराहे से आवेदक राम कुमार पिता जयप्रकाश जी शर्मा निवासी देवास की बस यात्रियों को लेकर देवास शाजापुर मक्सी ब्यावरा वाले रूट पर उसको जाना था। उस बस को सुबह एक आरक्षक भंवरकुआं का थाना पर ले आया था कि इसका कोई परमिट नहीं है। उसके पश्चात आवेदक ने यहाँ आकर शिकायत की थी कि उस बस को छोड़ने के एवज में थाना पर पदस्थ आरक्षक राहुल 20,000 रुपये की मांग कर रहे हैं, और एक अन्य आरक्षक ने भी उसके साथ हमसे ये मांग की है। जब इस बात की पुष्टि हो गई कि 2 आरक्षकों द्वारा थाना भंवरकुआं पर रिश्वत राशि की मांग की जा रही है, तो लोकायुक्त में अपराध पंजीबद्ध कर थाना भंवरकुआं पर जाकर कार्यवाही संपादित की गई थी। परंतु शंका हो जाने के कारण पहले तो आरोपी आरक्षक राहुल ने आवेदक के फ़ोन नहीं उठाए, और उसके बाद उसने अपना फ़ोन बंद कर लिया। दरअसल बिजली अधिकारी कर्मचारी के 17 संगठनों के मध्य प्रदेश विद्युत निजीकरण विरोधी संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में बड़ी संख्या में कर्मचारी कलेक्टर कार्यालय परिसर में पहुंचे और 3 सूत्रीय मांगों को लेकर जमकर प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान शुक्रवार दोपहर को करीब 2 बजे के आसपास विद्युत कर्मियों ने संबंधित अधिकारी को ज्ञापन दिया। वहीं इस दौरान कर्मचारी नेता के वैष्णव के तिवारी, राम समुज यादव, मुकेश मेहता, प्रेम यादव, शंभुनाथ सिंह, सतीश शांडिल्य, अनिल व्यास सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे बिजली कर्मियों ने कहा कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गई तो वह अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे और प्रदेश में अंधेरा हो जाएगा।
केंद्र सरकार के द्वारा स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट के माध्यम से 20 सितंबर 2020 को ये सभी राज्यों को निर्देशित किया गया है कि बिजली की कंपनियों का निजीकरण किया जाए 32 सप्ताह के अंदर। और इसकी जैसे ही हम लोगों को सूचना मिली, प्रदेश में कार्यरत हमारे 17 बिजली के महत्वपूर्ण संगठनों के द्वारा आपस में संयुक्त मोर्चे का गठन कर महागठबंधन किया गया है। आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम का निजीकरण का प्रयास किया गया था और वहां के कर्मचारी एवं अभियंताओं के पुरजोर विरोध के चलते शासन को अपने कदम पीछे खींचना पड़े थे। इसी प्रकार मध्य प्रदेश में भी यदि निजीकरण का प्रयास किया जाएगा तो पूरे प्रदेश में बिजली के कर्मचारी और अभियंता जन जागरण अभियान के माध्यम से इस निजीकरण के जो नुकसान हो रहे हैं, जैसे कि किसानों की सब्सिडी समाप्त कर दी जाएगी, गरीब वर्ग को महंगी बिजली खरीदना पड़ेगी, युवा वर्ग को बेरोजगारी का सामना करना पड़ेगा, इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के जन जागरण अभियान हमारे द्वारा पिछले 3 माह से चलाया जा रहा है। उस क्रम में आज ये तय किया गया था कि सभी जिलों में जिला मुख्यालय माननीय जिलाधीश महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन हमने प्रेषित किया है और शासन से मांग की है कि निजीकरण संयुक्त मोर्चा की 3 सूत्री मांगों का शीघ्रातिशीघ्र निराकरण करें, जिनमें प्रमुख रूप से बिजली की वितरण कंपनियों का निजीकरण रोका जाए, बिजली के जो आउटसोर्स के कर्मचारी हैं उनका संविलियन किया जाए तथा संविदा कर्मचारियों को नियमित किया जाए। इन्हीं मांगों को लेकर के शासन से हमने मांग की है कि वे एक द्विपक्षीय चर्चा वार्ता का आयोजन करें ताकि निराकरण हो सके। सम्मानीय समस्त मीडिया कर्मचारी हमारे भाई लोग खड़े हैं। आप सब लोगों को अच्छी तरह मालूम है कि मध्य प्रदेश बिजली कंपनी में सरकार निजीकरण करने जा रही है और इस लड़ाई को लड़ते लड़ते हमें 3 महीने से ऊपर होने जा रहा है और हमने संभाग आयुक्त महोदय को ज्ञापन दिया है, मुख्यमंत्री जी को उसके पहले दे चुके हैं, फिर संभाग आयुक्त को दिया है, फिर आज कलेक्टर महोदय को दे रहे हैं। और हम यही चाहते हैं कि जो हमारी पेपरी कार्रवाई है पत्रों के माध्यम से सीएम साहब तक पहुँचे और सीएम साहब से हमारी यही गुजारिश है कि कर्मचारी संगठनों से चर्चा करें और हमें मीटिंग के लिए आमंत्रित करें और हम एक सूत्र में बंद करके हम मीटिंग लें और हम बहुत सारी जो अंदर की बात है हम सीएम साहब से बैठ करके करेंगे कि हमारी जनता को कितनी परेशानियां हो रही है। हम नहीं चाहते कि हम अधिकारियों और कर्मचारियों को कोई परेशानी हो रही है। पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह की 10वीं पुण्यतिथि पर गुरुवार को श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें अर्जुन सिंह विचार मंच, शहर कांग्रेस एवं जिला कांग्रेस के तत्वाधान में श्रद्धांजलि व चित्र पर माल्यार्पण किया गया। सभा में कांग्रेस के कई छोटे बड़े नेताओं ने उपस्थित होकर अर्जुन सिंह जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। अर्जुन सिंह विचार मंच के जितेंद्र सिंह ठाकुर ने बताया कि अर्जुन सिंह जी देश के महान नेता होने के साथ साथ दलितों, पिछड़ों व अल्पसंख्यकों के मसीहा भी थे। अर्जुन सिंह पूर्व केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री, पूर्व राज्यपाल, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे। किला मैदान स्थित महेश दृष्टिहीन कल्याण संघ में हुए इस कार्यक्रम में विधायक संजय शुक्ला, शहर कांग्रेस अध्यक्ष विनय बाकलीवाल एवं जिला कांग्रेस अध्यक्ष सदाशिव यादव विशेष रूप से उपस्थित रहे। आज उद्देश्य तो क्या, देश के महान नेता, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, पंजाब समस्या हल करने वाले पंजाब के राज्यपाल अर्जुन, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पहले उपाध्यक्ष, संचार मंत्री, उद्योग मंत्री, मानव संसाधन मंत्री अर्जुन सिंह जी की 10वीं पुण्यतिथि के अवसर पर समस्त कांग्रेस जनों ने, शहर कांग्रेस अध्यक्ष, जिला कांग्रेस अध्यक्ष सदाशिव यादव जी और तमाम वरिष्ठ नेताओं, कांग्रेस परिवार की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। अर्जुन सिंह जी ऐसे महान नेता थे जिन्होंने सदैव गरीबों, पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों के लिए अपने बड़े बड़े पदों को दांव पे लगाया। जब 1992 में पूरे हिंदुस्तान की भारतीय जनता पार्टी और लाल कृष्ण आडवाणी रथ लेकर अयोध्या जा रहे थे तो अर्जुन सिंह जी ने अपनी सरकार के खिलाफ जाकर अयोध्या पहुँचे और अल्पसंख्यकों की जो आत्मा लहूलुहान हुई थी बाबरी मस्जिद गिराए जाने,
उसको लेकर मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया और कांग्रेस के नीति सिद्धांतों के लिए पार्टी छोड़कर तिवारी कांग्रेस बनाकर कांग्रेस के सिद्धांतों को पुनः स्थापित किया। उसके बाद जब वो मनमोहन सिंह की सरकार में केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री थे, उन्होंने हिंदुस्तान में सर्वाधिक निवास करने वाले पिछड़े वर्ग के लोगों को उच्च शिक्षण संस्थाओं में 27% आरक्षण। आज हमारे वरिष्ठ आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अर्जुन सिंह जी की पुण्यतिथि है, जिन्होंने आज प्रदेश में नहीं पूरे हिंदुस्तान के अंदर आदरणीय इंदिरा जी के साथ में, राजीव जी के साथ में काम करके पूरे देश के अंदर उनको चाणक्य के रूप में किया जाता था। आज उनकी 10वीं पुण्यतिथि पर मैं अपनी ओर से श्रद्धांजलि करता हूँ और कांग्रेस पार्टी की ओर से करता हूँ, क्योंकि वो मुख्यमंत्री जिनको पूरा प्रदेश याद करता है कि भले वो झुग्गी झोपड़ी वाला हो या मतलब बालवी समाज का कोई भी क्यों, इन दो प्रदेश के अंदर जो उन्होंने झुग्गी झोपड़ी को पट्टे देने का काम चालू करा वो हिंदुस्तान में, और पहले ऐसे मुख्यमंत्री थे उन्होंने पट्टे पे काम चालू करा, गरीब पट्टे दिए थे। उसके अलावा वो ऐसे आदमी थे कि मतलब किसी का काम करना है, कांग्रेस कार्यकर्ता हो या किसान हो, किसी का भी काम करना हो तो कागज़ पे लिख के बोलते थे ये काम होना चाहिए, तो वो अधिकारी इतना डरता था कि वो काम हो गया तत्काल उनको 2 मिनट खबर होना चाहिए कि भाई इसका ट्रांसफ़र करना है, इसकी नौकरी लगवाना, जो भी करना हो। परंतु वो ऐसे आदमी थे, उनके लिए लेटर पैड की जरूरत नहीं पड़ती थी कभी भी, एक सिंपल कागज़ भी लिखते थे, काम होता था। और उन्होंने इंदौर प्रदेश के अंदर ऐसे नेता बनाए, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी हो, भले कमलनाथ जी हो, सबका आशीर्वाद उनके ऊपर रहा। आज देश के अंदर जो आज यहाँ भी कांग्रेस के वरिष्ठ लोग हैं, उसमें अर्जुन सिंह कहा थे, मैं अपनी ओर पुण्यतिथि में उनको मैं भगवान प्रार्थना करता हूँ उनको ऐसे सम्मान मिले, स्वर्ग स्थान मिले और हम सबको शक्ति मिले कि वो जैसा उन्होंने काम करा कांग्रेस पार्टी के लिए, आम जनता के लिए, वैसा हम काम करें। दरअसल यह एक चोरी की वारदात है। 16 तारीख की कनाड़िया थाना क्षेत्र के बाईपास रोड स्थित प्राइड होटल में चौहान परिवार की शादी का प्रोग्राम चल रहा था, जिसमें दूल्हा दुल्हन को आए हुए लिफाफे व 10 लाख रुपए से ज्यादा की ज्वेलरी से भरा हुआ बैग कोई चोरी करके ले गया, जिसका पता चलते ही पूरे समारोह में खलबली सी मच गई। बाद में जब वीडियो फुटेज देखे गए जिसमें 2 नाबालिग बच्चे बैग को ले जाते हुए दिखाई दिए, जिस पर कि पीड़ित परिवार ने पुलिस को शिकायत दर्ज कराई है। वहीं आज कनाड़िया पुलिस ने 2 नाबालिग बच्चा चोर गिरोह को गिरफ्तार किया है। वहीं पकड़े गए बच्चों से पुलिस द्वारा पूछताछ की जा रही है। इन नाबालिग बच्चों के साथ कोई बड़ा व्यक्ति तो नहीं था और इस गैंग में और कितने बच्चे काम कर रहे हैं। वहीं पुलिस अब पूरे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बाकी आरोपियों की भी तलाश शुरू कर दी है। शादी में चोरियों का यह पहला मामला नहीं है, इसके पहले भी कई बार गार्डनों में चोरियां हो चुकी हैं, लेकिन न तो पुलिस आरोपियों को पकड़ पाई है और न ही इस गैंग को ऑपरेट करने व मदद करने वालों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इंदौर से अनिल चौधरी की रिपोर्ट। दरअसल यह 16 फरवरी की घटना है। 16 फरवरी की रात्रि को होटल प्राइड में एक चौहान परिवार के यहाँ शादी समारोह था और उसी दौरान उनके परिजनों का एक बैग जिसमें कि सोने चांदी की जेवरात और नकदी राशि थी वह चुरा ली गई। घटना की रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर जब अनुसंधान किया जा रहा है, इस अनुसंधान के दौरान जो वीडियो फुटेज वगैरह हमने निकलवाई उससे यह बात प्रकाश में आई थी कि घटना में एक नाबालिग बालक एवं 2 अन्य व्यक्ति शामिल हैं। इस आधार पर अनुसंधान को आगे बढ़ाया गया और इसी क्रम में एक बालक जिसकी उम्र लगभग 8-9 वर्ष है, जो कि अपने आप को पचौर का होना बताता है, उसे अभिरक्षा में लिया गया है और इससे विशेष किशोर पुलिस इकाई भेजा गया है। बालक के द्वारा दी गई जानकारी से यह बात की पुष्टि हुई है कि यह घटना उक्त बालक और उसके अन्य साथियों के द्वारा की गई है। जिन साथियों के बारे में उसके द्वारा जानकारी दी गई है उनका अभी सत्यापन किया जा रहा है, जिससे कि स्पष्ट हो सके कि वस्तुतः उस घटना में कौन कौन शामिल है। ये बच्चा वही है जो फुटेज में दिख रहा होगा? जी हाँ, ये वही बालक है। और अब विधानसभा चुनाव से जुड़ी कुछ अहम खबरें। पश्चिम बंगाल और असम विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए भी आज अधिसूचना जारी हो गई। इसी के साथ दोनों राज्यों में दूसरे चरण के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का काम शुरू हो गया है। दूसरे चरण में पश्चिम बंगाल की 30 विधानसभा सीटों के लिए 1 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। दूसरे चरण की विधानसभा सीटों के लिए 12 मार्च तक नामांकन दाखिल किए जाएंगे।
और 15 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 17 मार्च तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। पश्चिम बंगाल में पहले चरण के तहत 27 मार्च को 30 सीटों पर वोटिंग होगी। असम विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 39 सीटों के लिए भी 1 अप्रैल को ही वोट डाले जाएंगे। यहां भी दूसरे चरण की विधानसभा सीटों के लिए 12 मार्च तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे और 15 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 17 मार्च तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। असम में पहले चरण के तहत 27 मार्च को 47 सीटों पर वोटिंग होगी। इस बीच असम विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने आज अपनी पहली सूची जारी कर दी। इसमें 70 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई है। राज्य विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवारों की पहली सूची में असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल और मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का नाम भी शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल माजुली विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे, जबकि हेमंत बिस्वा शर्मा जालुकबारी सीट पर चुनावी मुकाबला करेंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रंजीत दास पटाचारी कुची से चुनाव लड़ेंगे। वहीं में के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी और उसी के साथ सड़क परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी जी समेत अन्य सदस्य चुनाव समिति के उपस्थित थे। उसके बाद केंद्रीय चुनाव समिति ने असम में होने वाले विधानसभा के चुनाव के कैंडिडेट के नाम फाइनल किए हैं। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक दलों की तरफ से उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी शुरू हो गया है। पश्चिम बंगाल में सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस ने आज उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रदेश की 294 में से 291 सीटों के लिए तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवारों की सूची जारी की। टिकटों के बंटवारे में युवाओं, अल्पसंख्यकों, महिलाओं और पिछड़े समुदायों पर जोर दिया गया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नंदीग्राम विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगी, जबकि शोभनदेव चट्टोपाध्याय भवानीपुर सीट से चुनाव लड़ेंगे। तृणमूल कांग्रेस के एक सहयोगी दल गोरखा जनमुक्ति मोर्चा यानी GJM के बिमल गुरुंग गुट के 3 उम्मीदवार दार्जिलिंग की बाकी 3 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि इस बार टीएमसी ने युवाओं और महिलाओं उम्मीदवारों पर अधिक जोर दिया है। इसके अलावा 20 से अधिक मौजूदा विधायकों को इस बार चुनाव मैदान में नहीं उतारा गया है। तृणमूल कांग्रेस की सूची में 51 महिलाओं के नाम हैं। इस दौरान ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में लगातार तीसरी बार सत्ता में लौटने का भरोसा जताया। पश्चिम बंगाल में लेफ्ट, कांग्रेस और इंडियन सेक्युलर फ्रंट के महागठबंधन ने आज उन निर्वाचन क्षेत्रों के नामों की घोषणा कर दी जिन पर तीनों दल पहले 2 चरणों के चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारेंगे। वाम मोर्चा ने अपनी आवंटित सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा भी कर दी, जबकि कांग्रेस और ISF की तरफ से अपने अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा बाद में की जाएगी। कांग्रेस सांसद प्रदीप भट्टाचार्य ने कहा कि गठबंधन में कांग्रेस को मिली सीटों पर पार्टी उम्मीदवारों के नामों की घोषणा दिल्ली में होगी। वाम मोर्चा अध्यक्ष विमान बोस ने कहा कि कुछ सीटों को लेकर महागठबंधन के घटकों के बीच अभी सहमति नहीं बनी है। इन सीटों में नंदीग्राम भी शामिल है, जहां से तृणमूल कांग्रेस प्रमुख और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनाव लड़ेंगी। राज्य में विधानसभा चुनाव 27 मार्च से 29 अप्रैल के बीच 8 चरणों में होंगे और मतों की गिनती 2 मई को होनी है। तमिलनाडु में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सत्तारूढ़ AIADMK ने 6 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। मुख्यमंत्री के पलनीस्वामी अपने गृह जिले सेलम से इडापड़ी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे, जबकि उप मुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम थेणी जिले में बोडीनायकन्नूर से चुनाव मैदान में उतरेंगे। राज्य के मत्स्य मंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता D जयकुमार रोयापुरम से और कानून मंत्री CV षणमुगम उत्तरी तमिलनाडु में विल्लुपुरम से चुनावी मुकाबले में उतरेंगे। इनके अलावा विधायक SP षणमुगनाथन और S थेनमोझी
श्रीवैकुंडम और नीलाकोट्टाई सीट से चुनाव लड़ेंगे। नीलाकोट्टाई आरक्षित सीट है। तमिलनाडु की 234 विधानसभा सीटों के लिए 6 अप्रैल को मतदान होना है। वहीं डीएमके की अगुवाई वाले विपक्षी गठबंधन में सीटों को लेकर सहमति बनती नहीं दिख रही है। माफ कीजिएगा, डीएमके की अगुवाई वाले विपक्षी गठबंधन में सीटों को लेकर सहमति बनती दिख रही है। सीपीआई को आगामी विधानसभा चुनाव के लिए 6 सीटें दी गई हैं। डीएमके गठबंधन में कांग्रेस के साथ सीटों का तालमेल होना बाकी है। देश में अभी तक 1,80,00,000 से ज्यादा लोगों को कोविड-19 टीके की खुराकें दी जा चुकी हैं। गुरुवार को करीब 14 लाख लोगों को टीके लगाए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 60 साल से अधिक उम्र के करीब 16,16,000 से अधिक लाभार्थियों को टीका लगाया जा चुका है। वहीं 68,53,000 से ज्यादा हेल्थ वर्कर्स को पहली खुराक और 31,41,000 से ज्यादा हेल्थ केयर वर्कर्स को दूसरी खुराक दी जा चुकी है। साथ ही 60,90,000 से ज्यादा फ्रंटलाइन वर्कर्स को पहली खुराक और 67,000 से ज्यादा फ्रंटलाइन वर्कर्स को दूसरी खुराक दी जा चुकी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज गुजरात के केवड़िया में हो रही कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। कॉन्फ्रेंस में उद्घाटन भाषण के दौरान रक्षा मंत्री ने देश की रक्षा और सुरक्षा को प्रभावित करने वाले अहम मुद्दों पर चर्चा की। राजनाथ सिंह ने उभरते सैन्य इन खतरों से निपटने में सशस्त्र सेनाओं की महत्वपूर्ण भूमिका और भविष्य में संघर्षों की बदलती प्रकृति पर व्यापक चर्चा की। रक्षा मंत्री ने PLA के साथ पूर्वी लद्दाख में उत्पन्न गतिरोध के दौरान सैनिकों द्वारा प्रदर्शित निस्वार्थ सेवा और साहस की प्रशंसा की। इस अवसर पर प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत, थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया, नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह मौजूद थे। रक्षा विभाग, रक्षा उत्पादन विभाग, अनुसंधान और विकास विभाग के सचिवों और रक्षा सेवाओं के वित्तीय सलाहकारों ने भी विभिन्न विषयों पर विचार व्यक्त किए। तीनों सेनाओं के सैनिकों और युवा अधिकारियों की ओर से इस संबंध में बेहद उपयोगी सुझाव सामने आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इस सम्मेलन के समापन समारोह की अध्यक्षता करेंगे। इस अवसर पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी उपस्थित रहेंगे। शीर्ष सैन्य अधिकारियों का 3 दिवसीय संयुक्त सैन्य सम्मेलन कल शुरू हुआ था। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने आज विश्व पुस्तक मेले का उद्घाटन करते हुए कहा कि कोरोना काल में विषम परिस्थितियों में भी देश में ऐसी शिक्षा नीति आई है जो भारत को नॉलेज हब के तौर पर स्थापित करेगी। दुनिया में कोविड काल में आई भारत की विश्व के सबसे बड़े रिफॉर्म के रूप में आई व्यापक परिवर्तनों के साथ NEP 2020 को भी याद किया जाएगा कि ऐसे विषम परिस्थितियों में भी भारत एक ऐसी नई शिक्षा नीति को लेकर आया है जो पूरी दुनिया को भारत को एक न केवल नॉलेज के हब के रूप में करेगा बल्कि जो एक अच्छा मानव के साथ एक महामानव भी बनाएगा। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। ओ काका, हुआ है शहर, ले आए खाद बीज? हाँ भाई, लेके तो आया हूँ, पर क्या कहूँ, महंगाई इतनी हो गई है कि समझ में नहीं आता है कि खेती करे कैसे। फसल भी अच्छी नहीं होती है, ये दवाइयाँ नहीं डालूँ तो कर्जा करके लाओ, कैसे भी लाओ, लाना तो पड़ेगा ही। और ये दवाई की दुकान का कर्जा तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। लाना तो मुझे भी है, पर सब कुछ इतना महंगा है, कहाँ से लाऊं, किससे खरीदूं, किसके पास सही दामों में मिलेगा और क्वालिटी उत्पाद भी मिलेगा या नहीं। अपनी फसलों की सही दवाओं के लिए दूर दूर तक शहरों में जाना और दवाओं को लाना पड़ता है। फसलों के लिए दवाएं सही है या नहीं,
ये जानकारी भी नहीं होती। फसलों की कटाई पर सही दाम मिलेंगे या नहीं, इन तमाम मुश्किलों से दूर होने के लिए आइए खेती बाड़ी केंद्र। खेती बाड़ी केंद्र एक ऑनलाइन सेवा केंद्र है जिससे आप अपने मोबाइल के द्वारा जुड़ सकते हैं, जहां आपको अपनी खेती के लिए सही प्रकार की दवाएं मिलेंगी, वो भी होलसेल मूल्य पर। वो सभी दवाएं सीधा निर्माता से लेकर आप तक पहुंचाते हैं, यानी कि बीच में होने वाले सारे खर्च की बचत आपकी जेब में। साथ ही साथ दवाओं को लाने और ले जाने की झंझट से भी छुटकारा। अपनी मुश्किलों को दूर करने के लिए आप खेती बाड़ी केंद्र पर एक मिस कॉल करें। खेती बाड़ी केंद्र का किसान मित्र आपसे तुरंत संपर्क करेगा और आपको सभी जरूरी जानकारी देगा। खेती बाड़ी केंद्र की फ्रेंचाइजी लेकर खेती बाड़ी मित्र बनिए और किसानों की सेवा कर देश की तरक्की में भागीदार बने। आज ही संपर्क करें नीचे दिए गए नंबर पर और खेती बाड़ी केंद्र से जुड़े। ये है खेती बाड़ी केंद्र ऐप। अच्छा, किसानों की सरदारी, उन्नत खेती बाड़ी। खेती बाड़ी केंद्र, देश के अन्नदाता की दुकान।